नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने 1 से 50 तक एमसीक्यू देखा था और ख़ासकर सी टेट के जो भी हमारे एस्पायरेंट है, जो स्टूडेंट हैं, इस साल का जो सी टेट होने वाला है उसकी तैयारी के लिए था ये। हम लोग चलते हैं, फिर जो नेक्स्ट पार्ट है 50 क्वेश्चन का, उसको देखते हैं हम लोग सब। और आज का जो क्वेश्चन है, जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, संवेदनशील अवधि, जिसे हम लोग सेंसिटिव पीरियड भी कहते हैं, की धारणा किसने दी। सेंसिटिव पीरियड की धारणा किसने दी, और इसका सही उत्तर क्या होगा? मोंटेसरी ने दी। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बायोस्की है, मोंटेसरी है, पियाजे है और स्किनर है। तो मोंटेसरी ने कहा कि बाल विकास में कुछ संवेदनशील काल होते हैं जब बच्चा विशेष कौशल आसानी से सीख लेता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिव पीरियड। तो जो सेंसिटिव पीरियड होता है, उस पीरियड में बच्चों की जो सीखने की जो कला होती है ना, वो बहुत तेज होती है, तीव्र होती है, और बच्चा आसानी से हर चीज़ को सीख लेता है। तो संवेदनशील अवधि किसे बोलेंगे? संवेदनशील अवधि की अवधारणा किसने दी? तो मोंटेसरी ने दी। किशोरावस्था में मुख्य समस्या कौन सी होती है? भोजन की, पहचान की, अनुशासन की, नींद की। तो किशोरावस्था में ना सबसे ज़्यादा भूख किस चीज़ की होती है? पहचान की, आइडेंटिटी की होती है। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में सबसे बड़ी समस्या किसकी होती है? पहचान का संकट होना। तो ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पर? भोजन का, पहचान की, अनुशासन की, नींद की। तो आप अगर जनरली भी देखेंगे ना, तो जो बच्चे होते हैं ना क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 वाले जो बच्चे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा अपनी पहचान की चिंता होती है। अगर आप क्लास में किसी बच्चे को आप डांट दें, खास करके बड़े बच्चों को, तो उसकी पहचान को हर्ट होता है, उसकी पहचान को नुकसान पहुंचता है, और यही कारण होता है कि वो बच्चा टीचर को अपना दुश्मन बना लेता है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि हम उस अवस्था के बच्चों को, किशोरावस्था के बच्चे को, कभी भी उनका पहचान को हर्ट ना करें, जिसको हम बोलते हैं ना ईगो हर्ट कर दिया। तो वो ईगो हर्ट नहीं करना है बच्चों का, क्योंकि वो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, हर चीज़ से ज़्यादा सीरियस लेते हैं अपनी पहचान को। तो वो अपना इमेज बनाने के चक्कर में रहते हैं, और हम लोग गलती से क्या करते हैं? उनका इमेज ख़राब करते हैं। तो वो नहीं करना है। तो किशोरावस्था में मुख्य समस्या किस चीज़ की होती है? पहचान बनाने की, यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस की जो समस्या है ना, वो सबसे ज़्यादा डेंजर है। हर बच्चे पर आपको ध्यान रखना होगा कि इसका हमें ईगो हर्ट नहीं करना है, यानी कि उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना है, जिससे कि उसे लगे कि वो मेरी पहचान गड़बड़ हो रही है क्लास में, यानी कि मैं क्लास में मैं बुरा बन गया, ये बन गया, कुछ भी है। तो वो नहीं करना है, उसको हमेशा सुपर हीरो बना के रखना है। रचनावाद के अनुसार सीखना क्या है? रचनावाद के अनुसार सीखना क्या है? ज्ञान को रटना, शिक्षक द्वारा करवाया गया कार्य, सक्रिय निर्माण की प्रक्रिया, केवल अनुशासन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय निर्माण की प्रक्रिया। रचनावाद के अनुसार क्या होता है? बच्चा अनुभव और परिवेश से ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेता है। ठीक है, तो रचनावाद क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, खुद से रचना करना। तो सक्रिय निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं रचनावाद के अनुसार। सीखना क्या होता है? सक्रिय निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि खुद से अपना ज्ञान बढ़ाना। बालक के विकास का कौन सा पहलू सबसे पहले दिखाई देता है? सामाजिक, भाषा, शारीरिक, नैतिक विकास। तो सबसे इसका जो सही आंसर है वो होता है क्या? कि जन्म के बाद सबसे पहले शारीरिक विकास दिखाई देता है बच्चे के शरीर में। तो इसका जो विकास का जो सबसे पहला पहलू क्या हो जाएगा बालक का? वो होता है शारीरिक विकास। अब जब शारीरिक विकास होने लगता है, तभी उसका भाषा विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, फिर नैतिक विकास होता है। अनुभव ही शिक्षा है, यह किसका कथन है? ड्यूई का, पियाजे का, बायोस्की का, गार्डनर का। तो ये आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूई का। तो जॉन ड्यूई ने कहा था कि शिक्षा का वास्तविक आधार क्या है? अनुभव है। तो ये सब जितना भी ये जो देखते हैं ना कि ये कथन किसका था, ये किसका कहना था, ये किस पर आधारित है, इसको एकदम रट के जाना है। ये सब क्वेश्चन मैक्सिमम आता है सीटेट एग्जामिनेशन में, और किसी भी एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। और जब आप इसको अच्छी तरह से नहीं जानेंगे ना, तो आपका एग्जाम में क्या होगा? कन्फ्यूज़न आपको होगा ही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप परफेक्ट तैयारी करके जाइएगा। किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? किशोरावस्था को हम लोग जानते हैं विरोध का युग। तो किशोरावस्था को विरोध का युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी समय बच्चे जो होते हैं ना, वो आज़ादी चाहता है। बच्चा चाहता है आज़ादी, किससे? माँ बाप से, टीचर से, स्कूल से, डिसिप्लिन से, सब कुछ से आज़ादी चाहिए उसको। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विरोध का। किशोरावस्था जो होता है ना, वो क्या होता है? विरोध का युग माना जाता है। ठीक है,
ये बहुत ही डेंजर होता है। इसीलिए क्या होता है ना कि जो टीचर्स बनते हैं उनका काम बहुत होता है, बहुत डबल ट्रिपल काम करता है। परिपक्वता का अर्थ क्या होता है? मैच्योरिटी है ना। मैच्योरेशन का अर्थ क्या है? केवल शिक्षा प्राप्त करना, जन्मजात क्षमताओं का विकास करना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना, अनुशासन सीखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जन्मजात क्षमताओं का विकास करना। तो परिपक्व होने का मतलब क्या होता है? जन्मजात क्षमता जो है और अंगों का प्राकृतिक विकास ही क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। बाल अपराध किस श्रेणी की समस्या है? तो बाल अपराध शैक्षिक समस्या है, सामाजिक है, शारीरिक है, आर्थिक है। एकदम नाम से ही लग रहा है। बाल अपराध किसके लिए होता है? समाज के लिए होता है, समाज में होता है। अनुचित सामाजिकरण के कारण आता है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक समस्या। सो बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है जो कि अनुचित सामाजिकरण के कारण उत्पन्न होता है। बच्चे जो होते हैं वो अपराधी नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि सामाजिक जो व्यवस्था होती है ना वो उसको कहीं ना कहीं मजबूर कर देता है कि वो गलत कदम उठा लेता है, और यहीं से बाल अपराध का जन्म होता है। तो ये समस्या किसकी है? समाज की समस्या है। व्यक्तित्व का कौन सा आयाम सहानुभूति, मिलनसारिता और सहयोग से जुड़ा है? भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक। तो जहाँ पर सहानुभूति, मिलनसारिता और सहयोग आ जाए वहाँ पर समाज आ जाता है, ठीक है। तो सामाजिक व्यक्तित्व में सहयोग, सहानुभूति और मित्रता शामिल है। इसका आंसर जो होगा, सही आंसर वो होगा सी, सामाजिक। ज्ञान का निर्माण सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है। यह विचार किसने दिया था? पियाजे ने, बायोस्की ने, स्किनर ने, कोहलर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि बायोस्की ने कहा कि सीखना सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है, इसलिए इसका ज्ञान का निर्माण सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है। यह विचार बायोस्की ने दिया था। बाल्य शून्य पट है ना, टेबुला रासा के समान जन्म लेता है। बाल्य शून्य पट्ट के समान जन्म लेता है। यह किसका विचार है? प्लेटो का, लॉक का, पियाजे का और ड्यू का। तो दार्शनिक जॉन लॉक जो थे उन्होंने क्या कहा कि बालक जन्म के समय कोरी पट्टी की तरह होता है जिस पर अनुभव लिखते जाते हैं और उसी से उसकी ज्ञान की वो जो स्लेट होता है ना, भरते चला जाता है स्लेट उसका। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉक ने कहा था। किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा कि बालक शून्य पट के समान जन्म लेता है। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब आती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे बच्चा अमूर्त चिंतन, कल्पना और तर्क करने में सक्षम होता है। इसलिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब आएगी? उसका 11 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवधि में आती है। इसलिए आंसर होगा सी। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रशंसा, पुरस्कार और प्रोत्साहन देना किसका उदाहरण है? दंड, नकारात्मक प्रबलन, सकारात्मक प्रबलन, दमन का। तो शिक्षक के द्वारा किसी अच्छे कार्य को बढ़ावा देने के लिए, उसके अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा या इनाम देना, ये क्या होता है? सकारात्मक प्रबलन कहलाता है, यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन कहलाता है। आदर्श व्यक्तित्व का विकास शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक। तो आदर्श व्यक्तित्व का विकास क्या होता है? शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? नैतिक एवं आदर्श व्यक्तित्व का विकास करना। तो ये क्या कहलाएगा? नैतिक उद्देश्य ये कहलाता है। मस्तिष्क का बायां गोलार्ध मुख्य रूप से किससे संबंधित है? संगीत व कला, भावनाएं, भाषा, तर्क, रचनात्मकता। तो मस्तिष्क का बायां भाग भाषा, गणित व तार्किक क्रियाओं से संबंधित है, जबकि दायां भाग रचनात्मकता और कला से संबंधित होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है बायां गोलार्ध जो होता है किससे संबंधित होता है? तो भाषा और तर्क से संबंधित होता है, और जो दायां गोलार्ध होता है वो रचनात्मकता और कला से संबंधित होता है। शिक्षा का समाजशास्त्र किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिक्षा का समाजशास्त्र जो है वो व्यक्ति और समाज के अध्ययन से संबंधित है। तो शिक्षा का समाजशास्त्र क्या करता है? व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति और समाज, यानी कि बी। आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है? दूसरों का विचार, शिक्षक का मूल्यांकन, व्यक्ति की अपनी धारणा, माता पिता की राय। तो आत्म अवधारणा का अर्थ है कि व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है और क्या मानता है, यानी कि वो अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या रखता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति की अपनी धारणा।
बालक में सही और गलत की समझ किस विकास से जुड़ी है? तो बालक में सही और गलत शारीरिक तो होगा ही नहीं, असामाजिक होगा नहीं, तो सही और गलत नैतिक से जुड़ा होता है ना, नैतिकता से जुड़ा होता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हम ऑनेस्ट हैं कि नहीं है, ये मेरा नैतिक मूल्य बोलता है, मैं नैतिक वैल्यू से जुड़ा हुआ है। तो सही गलत न्याय अन्याय की समझ नैतिक विकास का हिस्सा है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी, नैतिक विकास। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में मुख्य चुनौती क्या होती है? उद्योग बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, पहल बनाम अपराध बोध, विश्वास बनाम अविश्वास। तो एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में मुख्य चुनौती पहचान बनाने की होती है। हम लोग देखे थे ना आइडेंटिटी क्राइसिस, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। तो पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो ये बहुत है, एक ही क्वेश्चन कई बार घूम घूम करके आता है, इसलिए एकदम हमेशा हर चीज़ को पकड़ के रखना है। मौलिक भावनाएं कितनी मानी जाती हैं? तो मौलिक भावनाएं 6 मानी जाती हैं। तो मनोविज्ञान में 6 मौलिक भावनाएं मानी जाती है: आनंद, क्रोध, भय, घृणा, आश्चर्य और दुख। तो कौन कौन सा 6 हो गया? आनंद, क्रोध, भय, घृणा, आश्चर्य और दुख। तो 6 भावनाएं होती, मौलिक भावना। संवेग किस प्रकार का अनुभव है? इमोशन, शारीरिक मानसिक दोनों, केवल मानसिक केवल शारीरिक, इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का अनुभव है। तो संवेग में हृदय गति, पसीना, उत्तेजना जो शारीरिक उत्तेजना होता है के साथ साथ खुशी, दुख जो कि मानसिक होता है, दोनों अनुभव शामिल होता है। कैसे होता है संवेग में? मतलब अचानक से कुछ बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर नर्वस हो गया तो पसीना आने लग जाता है ना। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो उत्तेजना में शरीर उछलने लग जाता है। तो साथ ही साथ क्या होता है, मानसिक भी तो कुछ चलते रहता है, दुख, वहाँ पर खुशी है ना, दुख का प्रकट होना, खुशी भी होने लग जाती है। तो दोनों साथ साथ चलता, दोनों प्रकार का है। समस्या समाधान की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो समस्या समाधान का सर्वश्रेष्ठ विधि जो होता है वो क्या होता है? अधिगम समस्या समाधान में अधिक कारगर और अस्थायी होता है। अंतर्दृष्टि के द्वारा अधिगम, यानी कि समस्या समाधान का सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? अंतर्दृष्टि, यानी कि अंतर्दृष्टि के द्वारा किया गया अधिगम जो कि समस्या के समाधान में कारगर होती है। बाल श्रम किस प्रकार की समस्या है? चाइल्ड लेबर, व्यक्तिगत, सामाजिक, शारीरिक, पारिवारिक, एकदम पता चल जा रहा है देखने से, सामाजिक समस्या है बाल श्रम, समाज से जुड़ा हुआ है, आर्थिक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। सीखने के दौरान त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को दंडित करना, बच्चों की कमजोरियों को समझना। यानी कि सीखने के दौरान क्या होता है? त्रुटि एनालिसिस, एरर एनालिसिस से पता चलता है कि बच्चा कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम उसको हो रहा है, सीखने में कठिनाई हो रहा है। इसका आंसर होगा बी। बाल विकास का सामाजिक पहलू क्या है? मित्र बनाना, समूह में कार्य करना, भाषा बोलना, शारीरिक वृद्धि होना और गणित को हल करना। तो बाल विकास का सामाजिक पहलू क्या है? मित्र बनाना और समूह में कार्य करना। तो सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है? समूह में रहना, समाज में एक दूसरे को सहयोग करना, मित्रता स्थापित करना, ये सारी चीज़ें सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक कार्य होता है ये सब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल विकास का सामाजिक पहलू मित्र बनाना और समूह में कार्य करना। स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति, ड्रॉप आउट, मुख्यतः किस कारण से होती है? गरीबी, अभिभावकों की उदासीनता, विद्यालय का वातावरण, उपयुक्त सभी। तो इसमें तीनों चीज़ जुड़ा हुआ है। गरीबी भी है जिसके कारण बच्चे काम करने चले जाते हैं। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं तो देखता हूँ इस चीज़ को। धान रोपने का समय आ गया है तो बच्चे, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को लेकर चले जाते हैं खेत में। और बहुत बुरा लगता है जब आप देखते हैं कि आप अपनी आँखों से देख रहे हैं कि आपके विद्यालय के बगल में खेत में आप ही का बच्चा खेत में वो धान बो रहा है, लेकिन चूंकि उसका वो काम भी है, कोई और कर नहीं सकता है। ठीक है, तो आपके लिए भी मजबूरी कि आप उसको छोड़ते हो, कोई नहीं कर सकता, इतने गरीब हैं कि वो रख नहीं सकते। अभिभावक की उदासीनता, ये भी एक कारण है। पेरेंट्स भी बोलते हैं दूध स्कूल जाके क्या करेगा, काम में हाथ बटाओ, कुछ 2 पैसा आएगा, तो ये भी एक कारण होता है। विद्यालय का वातावरण, तो विद्यालय का वातावरण भी इसका एक कारक होता है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, तो भी बहुत सारा कारक है इसमें। तो उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान, शरीर का विज्ञान, मन का विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा का विज्ञान। तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? आत्म प्राण का ज्ञान, विज्ञान है ना, साइकी प्लस लोगोस है ना। तो आत्मा और प्राण
का जो विज्ञान है उसी को हम लोग बोलते हैं मनोविज्ञान। आधुनिक संदर्भ में इसे हम लोग व्यवहार का विज्ञान भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। बुद्धि की द्विगुणक 2 फैक्टर सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, गार्डनर ने, विनेट ने। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने सामान्य गुणक G और विशिष्ट गुणक S पर आधारित द्विगुणक का सिद्धांत दिया था। ये सब क्वेश्चन हम हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में आता है सब, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। और जब आएगा ना तो घुमा देगा आपको। फिर शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? परीक्षा पास करना, ज्ञान भरना, सर्वांगीण विकास करना, अनुशासन सिखाना। सही आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट। सीखना आजीवन प्रक्रिया है। यह किस विचारधारा का मुख्य सिद्धांत है? रचनावाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद और संज्ञानवाद। तो आप मेरा जब पहला वाला वीडियो देखिएगा ना, जो बनाए थे हम RRB रेलवे के लिए, उसमें जब आप जाइए तो वहाँ पर पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो उसमें आपको पता चलेगा कि विचारधारा कितने तरह का था वहाँ पर और किसमें क्या क्या आता था। तो सीखना जो है ना आजीवन प्रक्रिया है। यह मानवतावादी शिक्षा दर्शन का ये कॉन्सेप्ट है। तो मानवतावादी शिक्षा दर्शन के अनुसार क्या होता है? सीखना जो है जीवन भर चलता है और व्यक्ति के आत्म विकास का साधन है। मेरी भी उम्र होगी फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। तो सीखना क्या होता है? मरते दम तक चलता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, मानवतावाद। एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की अवस्था कब आती है? शैशवावस्था 0 से 1, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। इसका सही आंसर क्या होता है? ए होता है। विश्वास बनाम अविश्वास 0 से लेकर के 1 वर्ष की अवस्था में यदि माता पिता सही देखभाल करते हैं तो बच्चे में विश्वास की भावना विकसित हो जाती है। ठीक है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है? मोटिवेशन का कार्य क्या है? व्यवहार को दिशा देना, व्यक्ति को अनुशासन सिखाना, व्यक्ति को थकाना, केवल परीक्षा की तैयारी कराना। तो ये क्या होता है? व्यवहार को दिशा देता है क्या? मोटिवेशन। तो जब आप इंटरनल मोटिवेट बच्चे हो जाएं या फिर एक्सटर्नल मोटिवेट आप करते हो, क्या करते हैं हम? उसके व्यवहार को एक सही दिशा देना चाहते हैं। इसीलिए उसको हम बोलते हैं कि आप अपने लक्ष्य की ओर कैसे जाओगे, अपने कार्य के लिए कैसे प्रेरित करोगे, तो मोटिवेशन से। एक्सक्यूज मी। चलिए अब देखते हैं हम लोग 83 क्वेश्चन जो है, नैतिक विकास के पूर्व सम्मति स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चा किस आधार पर निर्णय लेता है? दंड और पुरस्कार, सामाजिक नियम, नैतिक सिद्धांत, आत्म अनुशासन। तो दंड और पुरस्कार। कोहलबर्ग ने कहा था कि इस स्तर पर बच्चा सही गलत का निर्णय दंड और पुरस्कार के आधार पर करता है। किस अवस्था में तेजी से शारीरिक वृद्धि होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था। तो किशोरावस्था जो होता है ना वो 12 से लेकर के 18 के बीच में शरीर में तीव्र वृद्धि और यौन परिपक्वता आती है। शिक्षक द्वारा कठिन अवधारणाओं को सरल भाषा में समझाना क्या कहलाता है? अनुशासन, संप्रेषण कौशल, शिक्षण कौशल और नेतृत्व। तो शिक्षक के द्वारा कठिन जो अवधारणाएं हैं उसको सरल भाषा में समझाना शिक्षण कौशल कहलाता है। तो शिक्षण कौशल का अर्थ क्या होता है कि शिक्षक बच्चों के स्तर पर जाकर उसके विषय को और भी सरल रोचक ढंग से उसको प्रस्तुत करता है, सिखा देता है। अधिगम का नियम, तत्परता का नियम किससे संबंधित है? पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। इसका सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि जब बच्चा सीखने के लिए तत्पर होता है तभी प्रभावी अधिगम होता है। इंटरेस्टेड नहीं है बच्चा तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? विद्यालय जाने पर, जन्म के साथ, किशोरावस्था में, मित्रता होने पर। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है, वहीं परिवार से शुरू हो जाता है उसका समाज। परिवार क्या होता है? अभी तो समाज ही है, समाज के जैसा ही रहता है वो भी। तो परिवार से ही होता है, वहीं से उसका सामाजिकरण शुरू हो जाता है। किसने कहा शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा स्वयं में जीवन है? पहले भी इसको देख चुके हैं हम लोग। पियाजे, ड्यू, वायस्की, गार्डनर ने। तो जॉन ड्यूई ने क्या कहा था कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि शिक्षा स्वयं में जीवन है। किसने कहा? जॉन ड्यूई ने कहा था। विकास सार्वभौमिक है, इस कथन का अर्थ क्या है? विकास सभी में एक समान होता है, सभी बच्चों में विकास समान क्रम में होता है, विकास सभी के लिए अनिवार्य है,
विकास केवल विद्यालय में होता है। सही आंसर क्या होता है कि सभी बच्चों के लिए विकास समान क्रम में होता है। ठीक है, तो अब सभी बच्चों में विकास जो होता है ना, समान गति, अलग अलग, हर बच्चे का गति जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन विकास का क्रम सेम रहता है। जैसे बैठना, चलना, बोलना। ठीक है, शुरुआत में क्या करता है बच्चा, बैठना लुढ़कता है, फिर बैठता है, फिर चलता है ना, फिर उठता है, फिर बोलता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्रम जो होता है ना, क्रम सेम रहता है, गति जो होता है वो कम या अधिक हो सकता है। रचनात्मक बालक, क्रिएटिव चाइल्ड की विशेषता क्या है? जिज्ञासु और कल्पनाशील, अनुशासनहीन, केवल रटना, दूसरों की नकल करना। तो रचनात्मक बालक मौलिक विचार, जिज्ञासा और कल्पनाशीलता से भरा हुआ रहता है, और इसका सही आंसर है ए, जिज्ञासु और कल्पनाशील होना। अनुशासन का सर्वोत्तम रूप क्या है? बाहरी नियंत्रण, दंड आधारित नियंत्रण, आत्म अनुशासन, कठोर नियम। इसका सही आंसर अनुशासन क्या होता है? आत्म अनुशासन, खुद का सेल्फ कंट्रोल। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन विकसित करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड के लिए शिक्षा का सर्वोत्तम तरीका क्या है? उन्हें अलग कर देना, समावेशी शिक्षा देना, दंड देना, केवल रटाना। समावेशी शिक्षा ही इसका सर्वोत्तम तरीका है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी बच्चे एक समान अवसर पाएंगे पढ़ाई का। बालक की भाषा त्रुटियाँ को शिक्षक को कैसे लेना चाहिए? बालक अगर कोई गलती करता है, ठीक है, तो उसको शिक्षक को कैसे लेना है? दंड देना चाहिए, त्रुटि को नज़रअंदाज कर देना है, उन्हें सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया का, बच्चों को चुप करा देना है। इसका सबसे अच्छा आंसर क्या है कि भाषा की त्रुटियाँ अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए उसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए कि बच्चा सीख रहा है तो गलती करेगा ही करेगा, और जो बच्चा गलती नहीं करेगा वो तो भाई गॉड गिफ्टेड है, तो गलती करता है, तो उसको क्या करना है? आंसर इसका डालना है सी। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत निकट से दूर के सिद्धांत पर आधारित है? संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में बच्चे पहले निकट के अंगों पर नियंत्रण पाते हैं, फिर दूर के अंगों पर नियंत्रण पाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा देना, व्यावसायिक शिक्षा देना, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करना, उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर है सी, 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ये निःशुल्क भी होता है। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का क्या होता है? शिक्षा का केंद्र शिक्षक होना, बच्चा होना, पाठ्यपुस्तक होना, परीक्षा होना। शिक्षक का केंद्र बच्चा होना, यानी कि शिक्षा का केंद्र कौन होता है? बच्चा होता है। तो आधुनिक शिक्षा में बच्चा केंद्र में होता है और शिक्षण उसी के अनुभव और उसी की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। शिक्षा का मुख्य आधार अनुभव है, यह कथन किसका है? लॉक, पियाजे, ड्यू, गार्डनर। सही आंसर है जॉन ड्यूई ने कहा था कि अनुभव आधारित शिक्षा पर बल दिया उन्होंने, और कहा कि शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? अनुभव है। समूह अधिगम का क्या अर्थ है या क्या लाभ है? समूह अधिगम, ग्रुप लर्निंग का लाभ क्या होता है? प्रतियोगिता बढ़ती है, सामाजिक गुण और सहयोग की भावना विकसित होती है, अनुशासन टूटता है, केवल समय व्यतीत होता है। तो इसका सही आंसर है सामाजिक गुण और सहयोग की भावना विकसित होती है। तो समूह में सीखने से सहयोग, सहानुभूति और सामाजिक कौशल विकसित होता है। बहुबौद्धिकता सिद्धांत में गार्डनर ने कितनी बुद्धियों का वर्णन किया? तो बहुबौद्धिकता सिद्धांत में गार्डनर ने 8 बुद्धियों का वर्णन किया है। भाषा, तार्किक, संगीत, शारीरिक, पारस्परिक, आत्मपरक, प्राकृतिक और दृश्य स्थानिक। तो ये 8 तरह की बुद्धि का वर्णन किया है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि बाल विकास का अध्ययन शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? बच्चों को समझने और उचित शिक्षण विधि चुनने के लिए, केवल परीक्षा पास कराने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, केवल ज्ञान भरने के लिए। तो बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को बच्चों की आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों और समस्याओं को समझने में मदद करता है, जिससे क्या होता है? शिक्षण का कार्य प्रभावी होता है। तो बाल विकास का अध्ययन शिक्षक के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था आपका आज का ये पूरा एमसीक्यू है। और आज का एमसीक्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कथन हैं, बहुत सारे विचार हैं। तो इनको आपको हमेशा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि आपको कहीं कन्फ्यूज़न न हो
और चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, व्यूज़ थोड़ा बढ़ाइए, लाइक थोड़ा बढ़ाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और एक चीज़ तो होता है ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक यही तक ऐसा चीज़ होता है ना जो न तो कोई चोरी कर पाता है, न कोई छीन पाता है, न कोई ले पाता है, लेकिन हाँ, आप जितना इसको बांटोगे ना उतना आपका बढ़ता चला जाता है। अगर आप 4 गुना बांट रहे हो तो आपका 8 गुना हो जाता है। तो वही होता है कि मैं आपको बांटता हूँ तो मेरा 8 गुना हो जाता है, ठीक है, मैं आपको 4 गुना देता हूँ। तो ये आप भी इसको बांटिए, दूसरों तक पहुँचाइए। और ये 100% श्योर है कि जितने भी MCQ मैं करवा रहा हूँ ना, एकदम आपका एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। एक बार आप एग्ज़ाम में बैठ के देख लीजिए, और नहीं आए तो फिर आप मुझे बोलिएगा। सारे क्वेश्चन एकदम श्योर शॉट हैं, एकदम आएगा ही आएगा, और क्वेश्चन आपका यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ सीटेट के लिए 90 डेज़ का पूरा कंप्लीट प्लान लेकर के आ रहा हूँ, कैसे आपको तैयारी करना है, बेस्ट और अच्छी तैयारी, जिससे कि आपका एकदम एक बार में क्रैक होगा। और वो भी मार्क्स के लिए आपको तरसना नहीं होगा, मार्क्स आपको भरपूर मिलेगा, एकदम बम बम वाला। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे कल एक नए क्वेश्चन के साथ में और एक नए ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, सबका खैर, शुभ रात्रि। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।